नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या पकड़ा हुआ है, बोर्ड एंड पिलर, डिप्लेयरिंग और साथ ही साथ स्टोइंग। तो इसी क्रम में आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट लेके आए हैं। दोस्तों, दो वीडियो आपके पास आ चुका है, ये तीसरा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई रूफ फॉल इतना बड़ा हो, कितना बड़ा भैया, कि फेस लाइन को पार कर जाए। किसको पार कर जाए? ध्यान देने वाली बात क्या है कि रूफ फॉल फेस लाइन को पार कर जाए तो वह रूफ फॉल या फॉल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भैया? ओवरराइडिंग ऑफ पिलर। क्या कहलाएगा? ओवरराइडिंग ऑफ पिलर। कोई रूफ फॉल या फॉल इतना बड़ा हो कि वह क्या है, गोफ या फेस लाइन को पार कर जाए, तो वैसा फॉल क्या कहलाएगा? ओवरराइडिंग ऑफ पिलर। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में कोयला काट कर सपोर्ट खोल लेने के बाद, क्या टर्म है? कोयला काट दिए, सपोर्ट खोल लेने के बाद क्या होता है? चाल झुकने लगता है तो चाल का कुछ परत, कुछ लेयर क्या होता है? फॉल कर जाता है। तो ये जो हल्का फुल्का जो फॉल है ना, परत दर परत वाला जो फॉल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम लोग लोकल फॉल। क्या बोलेंगे? लोकल फॉल। किसको बोलेंगे? कि सपोर्ट खोलने के बाद चाल जब नीचे थोड़ा झुक जाता है, और अगर वो चाल क्या है कि उसमें थोड़ा लेयर है, परत है, अगर वो परत नीचे फॉल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल फॉल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या निकल कर रहा है कि यदि रूफ कैसा है, वेल स्ट्रेटिफाइड या परतदार है, वेल स्ट्रेटिफाइड या परतदार है, तो लोकल फॉल होने में कितना टाइम लग सकता है? कितना टाइम लगेगा? 24 आवर से लेके 48 आवर, लेकिन कभी कभी उससे कम भी लग सकता है। अगर ऑप्शन में दिया है 24 आवर टू 48, मारिए, लेकिन साथ में अगर ऑप्शन में यह दिया है कि 24 से कम, तो वो भी सही है। दोनों चीज है भाई। ठीक है, चलिए, तो क्या है कि वेल स्ट्रेटिफाइड रूफ अगर है, परतदार अगर है रूफ, तो क्या होगा वहां पे? रूफ फॉल होने में कितना टाइम लग सकता है? 24 से 48 घंटे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डीप में ऐसा फॉल जिससे सरफेस की जमीन में क्या है, सरफेस के जमीन पे क्रैक हो जाए और जमीन धीरे धीरे बैठने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं? डिप्लेयरिंग का सबसे मेन टर्म यही है। क्या है कि सरफेस की जमीन में क्रैक आ गया। अगर हम नीचे डिप्लेयरिंग चला रहे हैं और अगर सरफेस की जमीन पे क्रैक आ गया और क्या हुआ, जमीन धीरे धीरे बैठ रहा है, तो ऐसे फॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे फॉल को बोलेंगे दोस्तों हम लोग मेन फॉल। क्या बोलेंगे? मेन फॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि ऐसा रूफ फॉल जिससे गोफ की हवा बड़ी मात्रा में बाहर की ओर तेजी से पुश की जाए, ढकेली जाए, तो क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? वो एयर बेस्ट कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी? एयर ब्लास्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एयर ब्लास्ट। कौन सा एयर ब्लास्ट कहलाएगा? कि जब रूफ फॉल होता है और जिससे क्या होता है कि गोफ का हवा तेजी से बड़ा मात्रा में, बड़ा अमाउंट में क्या होता है कि फेस से बाहर की ओर पुश करता है, पूरा तेजी से पुश करता है। तो ऐसा जो हवा जो बाहर की ओर ढकेला जाता है, जो एक हवा का बवंडर उठता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एयर ब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर ब्लास्ट बोलते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा रूफ कैसे है, हैंगिंग की प्रकृति रखता है, लटकने की प्रवृत्ति रखता है, बहुत दूर तक एरिया खाली हो गया भाई, गिर नहीं रहा रूफ। मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, डिप्लेयरिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक लिमिट अंतराल में, एकदम टाइम इंटरवल में अगर फॉल नहीं हो रहा ना, तो वो सरदार इंचार्ज के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है वो, क्योंकि
इतना बड़ा एरिया खुल गया है, वो कब बैठेगा? मैं अभी बता दूं दोस्तों आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूं कि आज से पहले जब मैनुअल माइनिंग चलता था और उसमें जब डिप्लेयरिंग की बात आती थी ना दोस्तों, तो सही मायने में अगर माइनिंग मैन अपना जॉब को अगर सही पे कहीं करता है तो वो दो ही जगह करता है, एक मैनुअल माइनिंग के डिप्लेयरिंग में और दूसरा ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि यही दो जगह होता था कि जहां माइनिंग मैन अपनी काबिलियत दिखाता था, अपने साख दिखाता था। ये माइनिंग फील्ड है दोस्तों, ये व्हाइट कलर नहीं है। जो कभी मेरे भाई बंदी जूनियर पढ़ रहे हैं ना, वो याद रखिएगा, कोयला शरीर में जितना लगेगा उतना पैसा आप कमाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसा रूफ फॉल जिससे गोफ की हवा बड़ी मात्रा में बाहर की ओर तेजी से धकेली जाती है, क्या कहलाती है? एयर ब्लास्ट कहलाती है। अब एक आता है टर्म, क्या आता है कि यदि रूफ हैंगिंग की प्रवृत्ति रहती है तो क्या रूफ का जो है वो हैंगिंग करने की प्रवृत्ति रहती है तो क्या करेंगे हम लोग? चेंज फेस लाइन। क्या करेंगे हम लोग? चेंज फेस लाइन। फेस लाइन को हम लोग बदल देंगे, क्योंकि अगर बहुत लंबा दूरी तक अगर हैंग करके रखा हुआ है ना तो काम नहीं चलेगा भैया, उसको फॉल करना होगा। तो उसको फॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चेंज फेस लाइन। फेस लाइन को हम लोग चेंज कर देंगे। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा ना तो ये ऑप्शन देगा अलग टाइप का, चेंज फेस लाइन, चेंज सेंटर लाइन, चेंज डायरेक्शन। ठीक है, वहां आपको समझना कि यदि रूफ फॉल हैंगिंग की प्रवृत्ति रखती है तो क्या करेंगे? चेंज फेस लाइन। ठीक है, चलिए अगला मुद्दा है कि फेस लाइन स्टिक तीखी और स्ट्रेट हो तो क्या होगा? क्या है? स्टिप नुकीला है और क्या है? स्ट्रेट है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि क्विक रूफ फॉल होगा। क्या होगा? क्विक रूफ फॉल होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि एयर ब्लास्ट से बचाव के लिए आइसोलेशन स्टॉपिंग में कितना भाग खुला रखा जाएगा? क्या बोल रहा है इसमें कि एयर ब्लास्ट से बचने के लिए या बचाव के लिए आइसोलेशन स्टॉपिंग में कितना भाग खुला रखा जाएगा? कितना रखा जाएगा? 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। कितना होगा? 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि एयर ब्लास्ट की आशंका वाले पैनल में काटे जा रहे पिलर के नजदीक क्या लगाया जाता है? कहां पर क्या लगाया जाता है? कि जहां पर एयर ब्लास्ट होने की आशंका है वैसे पैनल में काटे जाने वाले पिलर के नजदीक हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन रिकॉर्डर। क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन रिकॉर्डर। अब अगर क्वेश्चन ये डाल दे कि भाई कंजर्वेशन रिकॉर्डर से पता क्या चलता है, क्या चीज का हम लोग पता लगाने के लिए कंजर्वेशन रिकॉर्डर लगाते हैं, तो क्या पता करता है इससे कि रूफ के झुकने की गति का पता चलता है। इससे कंजर्वेशन रिकॉर्डिंग से क्या पता चलता है कि रूफ के झुकने की गति को ये पता करके बताता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि अगर कहीं पर हमको आशंका हो गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि एयर ब्लास्ट होगा तो वैसे सिचुएशन में दो मेन काम क्या करना है? क्या करेंगे? फर्स्ट काम करेंगे कि सेक्शन का पावर कट, और अगर शाफ्ट है, चाणक है तो वाइंडिंग स्टॉप। अगर क्वेश्चन ये दे दे कि अगर एयर ब्लास्ट की आशंका होने पर ऑप्शन में क्या दे दे? वाइंडिंग स्टॉप, सेक्शन पावर कट, दो तीन और दे दे, उसमें से आपको चुनना है। अगर सेक्शन पावर कट और वाइंडिंग लिया है, दोनों मारिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एयर ब्लास्ट के बाद वर्किंग स्टार्ट करने से पहले क्या हो गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एयर ब्लास्ट हो गया, अब वर्किंग हम लोग को फिर से स्टार्ट करना है। तो क्या करने का भैया? हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। किस चीज का इंस्पेक्शन करेंगे? रूफ, साइड, सपोर्ट, एयर, गैस और शाफ्ट के केज के सस्पेंशन गियर का थ्रूली इंस्पेक्शन कौन करेगा भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर ब्लास्ट के बाद रूफ, साइड, सपोर्ट, एयर, गैस, शाफ्ट केज के सस्पेंशन गियर का थ्रूली इंस्पेक्शन या जांच कौन करेगा? असिस्टेंट मैनेजर करेगा भैया। कौन करेगा? असिस्टेंट मैनेजर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि ये जो डिफिनेशन है ना, बम्प का डिफिनेशन आ रहा है। बम्प का डिफिनेशन हमेशा पूछता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्लेयरिंग सेक्शन से, रूफ फॉल सेक्शन से बम्प का डिफिनेशन ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है दोस्त। ध्यान से समझिए क्या बोलता है इसमें।
कि कोल पिलर या उसका भाग, कोल का पिलर या उसका भाग ऊपर से अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण अचानक तेजी से टूटता है तो क्या कहलाता है? बम्प कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? बम्प कहलाता है। कब? कोल पिलर या उसका भाग ऊपर से अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण अचानक तेजी से टूटता है तो क्या कहलाता है? बम्प कहलाता है। ये बम्प की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। पहला कौन होता है? प्रेशर बम्प, और दूसरा कौन होता है? शॉक बम्प। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बम्प, फर्स्ट प्रेशर बम्प और दूसरा शॉक बम्प। ठीक है। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन निकल के आता है कि बम्प कौन सी सीम में होगी। ये आप जानिए कि बम्प कौन सी सीम में होगी। कौन सी सीम में होगी भैया बम्प? तो बम्प सबसे पहला कहां होगा? जिसका बॉटम और रूफ हार्ड सैंडस्टोन का होगा। कहां पर? बॉटम और रूफ किसका है? हार्ड सैंडस्टोन का होगा, वहां पर बम्प होने की संभावना है। दूसरी, सीम मोटी है और सरफेस से 240 मीटर डेप्थ से अधिक डेप्थ में है। कितना? सरफेस से 240 मीटर से मोर देन 240 मीटर डेप्थ है। ठीक है भाई। चलिए भैया, अब हम लोग आ गए कंटिन्यूअस सीम पे। ठीक है। आपका डेवलपमेंट हो गया, बोर्ड एंड पिलर हो गया, डिप्लेयरिंग हो गया, एयर ब्लास्ट हो गया। अब हम लोग चलते चलते कहां पे आ गए? कंटिन्यूअस सीम पे। पहला क्वेश्चन क्या निकल के आएगा कि कंटिन्यूअस सीम हम लोग बोलते किसको है? क्या डिफिनेशन है कंटिन्यूअस सीम का? क्या डिफिनेशन है कि जिन दो सीमों के बीच का पार्टिंग 9 मीटर या उससे कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सीम। कितना? पार्टिंग 9 मीटर या उससे कम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस सीम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कंटिन्यूअस सीम वर्किंग का परमिशन भाई अप्रूवल हम लोग को कौन देगा? कंटिन्यूअस सीम वर्किंग का परमिशन या अप्रूवल हम लोग को कौन देगा? सीआई देगा भैया। कौन देगा? सीआई देगा। दूसरा चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस सीम वर्किंग का। क्या बोलता है? कंटिन्यूअस सीम वर्किंग में एक सीम और सेक्शन के बीच के पिलर का दूसरी सीम और सेक्शन के पिलर के बीच क्या कनेक्शन होगा, क्या संबंध होगा? तो क्या होगा भैया? वर्टिकली एबव और बिलो। क्या होगा? वर्टिकली एबव और बिलो। ये जो वर्ड है ना, ये ऐसा है भैया कि हम लोग जो मकान का ढांचा पिलर पे तैयार करते हैं ना, उसके बाद आप कितना भी तल्ला बनाइए वो पिलर आपका चेंज नहीं होगा, वही पिलर रहेगा। बस सेम कंडीशन इसका भी है, वर्टिकली एबव और बिलो। लेकिन इसमें एक टर्म है भैया, ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दागने दगाने वाला क्वेश्चन निकल के आएगा कि अगर कंटिन्यूअस सीम वर्किंग में स्लोप मोर देन 30 डिग्री हो तो ये वर्टिकली एबव और बिलो जरूरी नहीं है। क्या बोल रहा है कि अगर सीम और कंटिन्यूअस सीम वर्किंग में सीम और सेक्शन के पिलर का दूसरी सीम और सेक्शन के पिलर के बीच में क्या संबंध है भैया? तो वर्टिकली एबव और बिलो। लेकिन अगर इसका जो स्लोप है, सीम और सेक्शन का जो स्लोप है वो मोर देन 30 डिग्री है तो ये वर्टिकली एबव और बिलो जरूरी नहीं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें? दो सीम और सेक्शन के बीच में छोड़ी गई पार्टिंग, दो सीम और सेक्शन के बीच में कंटिन्यूअस सीम वर्किंग में दो सीम और सेक्शन के बीच में छोड़ी गई पार्टिंग क्या होगी? क्या होगी? नॉट लेस देन 3 मीटर। क्या होगी? नॉट लेस देन 3 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को कि कंटिन्यूअस सीम वर्किंग में दो सीम और सेक्शन के बीच में छोड़ी गई पार्टिंग क्या होगी? नॉट लेस देन 3 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि कंटिन्यूअस सीम वर्किंग में दो सीम और सेक्शन में छोड़ी गई पार्टिंग में फेरबदल का आदेश या गैलरी की ऊंचाई चौड़ाई लंबाई में अगर कोई चेंज करना है तो ये जो ऑर्डर है, ये जो अप्रूवल है, ये जो आदेश है वो कौन देगा भैया? ये देगा सीआई महोदय। कौन देगा? सीआई देगा। किसमें? कंटिन्यूअस सीम वर्किंग में सीम और सेक्शन में छोड़ी गई पार्टिंग में साइज के फेरबदल में कौन आदेश दे सकता है या कौन चेंज कर सकता है इसको भैया? तो सीआई। ठीक है,
चलिए अगला चीज क्या बोलता है कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम वर्किंग में वर्टिकली और पार्टिंग चेक करने के लिए प्रत्येक पिलर पे जंक्शन पर क्या किया जाता है। क्या बोल रहा है कि वर्टिकली और पार्टिंग चेक करना है किसमें, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम वर्किंग के लिए प्रत्येक दूसरे पिलर जंक्शन पर क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाएगा भैया, बोर होल लगाया जाता है। किस कहां पे, प्रत्येक दूसरे पिलर जंक्शन पर। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम वर्किंग में वर्टिकली और पार्टिंग चेक करने के लिए, क्या बोल रहा है, वर्टिकली एंड पार्टिंग चेक करने के लिए प्रत्येक दूसरे पिलर पे क्या किया जाता है, बोर होल लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम वर्किंग में, ठीक है, सीम और सेक्शन के बीच, किसके, सीम और सेक्शन के बीच में वेंटिलेशन, हॉलेज, पानी निकासी यानी वाटर एग्जिस्ट और निगरानी चेक करने के लिए क्या लगाया जाता है, तो आवश्यक स्टेपल पीट यानी नेसेसरी स्टेपल पीट और ड्रिफ्ट। क्या लगाया गया, नेसेसरी स्टेपल पीट और ड्रिफ्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम वर्किंग का, क्या है कि अगर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम वर्किंग हम लोग किसी माइंस में चला रहे हैं तो ऊपर तल्ला या नीचे तल्ला या दोनों तल्ले का चार्ज किसके अंदर में होगा भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम वर्किंग में सीम और सेक्शन में दोनों वर्किंग जो है वो किसके चार्ज में होगा, किसके चार्ज में होगा, एक ही इंचार्ज, एक ही ओवरमैन के चार्ज में होगा। किसके चार्ज में, एक ही ओवरमैन के चार्ज में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम और सेक्शन में सर्वेयर वीक में कितनी बार इंस्पेक्शन करेगा। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम या सेक्शन में सर्वेयर सप्ताह में, वीक में कितनी बार सर्वे करेगा, कितनी बार सर्वे करेगा, वीक में एक बार, वीकली 1 डे। ठीक है भाई दोस्तों, मैं आज का अपना वीडियो यहीं तक रोकता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी मेहनत पे कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।